नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित पाल है। ना मैं कोई सोशल वर्कर हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का एक आम लड़का हूँ जो आज देश में होने वाली 500 और 1000 की नोटबंदी से समस्या से जूझ रहा हूँ। आज हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक ही बात सुनाई देती है, चाहे वो चौराया हो, चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे मार्केट हो, चाहे न्यूज़पेपर हो। हर जगह बस एक ही चर्चा, नोटबंदी, जिसका मकसद काले धन को वापस लाना है। क्या यही एक मकसद है? मैं समझता हूँ नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बात को जानते होंगे, समझते, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। उसमें से कई सारे हमारे नेता भी हैं जो आज गलत बयानबाजी दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये स्कैम है, कोई एटीएम के बाहर खड़े होकर के इसका विरोध कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये जल्दी में लिया गया फैसला है। असल में मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ या उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण को समझना चाहते हैं। विमुद्रीकरण को समझने के लिए 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। विमुद्रीकरण होता क्या है और क्यों कोई देश इस तरह का विचार या फैसला करता है। दूसरी बात, क्या किसी देश ने पहले भी कभी ऐसा किया है। तीसरी जरूरी और अहम बात, क्या इस फैसले से हमारे देश का भविष्य सुधरेगा या दूरगामी, हम जो लोग कह रहे हैं दूरगामी इसके परिणाम मिलेंगे, क्या ऐसा कुछ होगा। दोस्तों, पहली बात पे आते हैं, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन होता क्या है और क्यों कोई देश ऐसा फैसला लेता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो यानी नकदी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, वो चाहे काले धन की शक्ल में हो, चाहे वो लोगों के पास दबा हुआ पैसा हो, चाहे नकली नोट हो, उसे खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण का सहारा लिया जाता है, जिससे जिसके पास ये काला धन, दबा हुआ पैसा या नकली नोट होते हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उसको जाकर के बैंक में जमा करा पाए, जिससे वो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसे कहते हैं विमुद्रीकरण। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी बात पे, क्या किसी देश ने पहले भी कभी ऐसा किया है। हाँ, बहुत सारे देश हैं जो ऐसा कर चुके हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, साउथ कोरिया और खुद हिंदुस्तान भी। सन 1978 में आर जानकी रमन जी की सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों की बंदी करी थी। उस समय भी उनका वही मकसद था, अपनी इकोनॉमी से इस काले धन को या दबा हुआ पैसे को हटा देना। और ताजुब की बात तो ये है कि उस समय के जमाने में जब केवल 50% लोगों ने 5000 और 1000 के नोट देखे थे, समय भी मात्र 15% पैसा ही ये काला धन जो था वो वापस बैंकों में डिपॉजिट हुआ था। और आज तो हम देख रहे हैं कि हमारे 500 और 1000 के नोट इतने कॉमन हैं, तो जितनी हमारे पास ये परेशानी आ रही है वो सारी लाजमी। दोस्तों, तीसरी और सबसे अहम बात, इससे हमारे देश को क्या फायदा हो सकता है। क्या आप लोगों को पता है हमारे देश की इन्फ्लेशन रेट यानी कि मुद्रा स्थिति 5.7% है, जबकि विकसित देश जैसे अमेरिका 1.47%, जापान 0.27%, चाइना 1.27%, और हम आज उनसे अपने आप को बराबर रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये मुद्रा स्थिति होती क्या है। मान के चलते हैं कि एक पेन की कीमत पिछले साल 8 रुपए हुआ करती थी, उसी पेन की कीमत आज बढ़कर के 10 रुपए हो गई है। तो ये इस अंतराल, ये टाइम जो है 1 साल का, उसमें बढ़ता हुआ ये जो 2 रुपए है, इसे कहते हैं मुद्रा स्थिति या इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का हमारी इकोनॉमी पे कैसे असर पड़ता है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ। मान के चलते हैं एक समोसे वाले की दुकान है जिसका समोसा आज 5 रुपए का बिकता है और किसी कारणवश उसका दुकान पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या उसके समोसे की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो अपना ज्यादा प्रॉफिट कमाने की वजह से उस समोसे का प्राइस को 5 रुपए से 7 रुपए कर देता है, जिसका असर धीरे धीरे हमारी बाकी सारी चीजों पर पड़ता है और हम ये कहते हैं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारा देश वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में सारे देशों से सबसे पहले नंबर पे आता है, मतलब कि हमारे देश ने वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा लोन ले रखा है। ये पैसा हमारी सरकारें क्यों लेती हैं? जब कोई योजना हमारी सरकार बनाती है, उस योजना को पूरा करने के लिए ये पैसा वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, जिससे कि जैसे कि हमारी सरकारें बनाती हैं, सड़कें बनाती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, तरह तरह की चीजें बनती हैं। और आज नोटबंदी के कारण हम सब लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करा रहे हैं,
जिससे कि बैंकों में पर्याप्त धन हो जाएगा, जिससे हमारी सरकार को किसी से भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे फायदा हमारा ये होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, हमें घर सस्ते में मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा महंगाई हमारी कम हो जाएगी। हर चीज पे इसका असर जरूर दिखे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग भी हैं जो इस बातों को जानते हैं और समझते हैं, पर जिस देश की आबादी इतनी ज्यादा है और जिसमें से मात्र 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ 96% लोग ऐसे भी हैं जो इस बातों को नहीं समझते हैं, नहीं समझना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम सब लोग बहुत असुविधा उठा रहे हैं। बहुत सारी कठिनाई है, जिनके घरों में शादी है शायद नहीं हो पा रही है, जिनके पास हॉस्पिटल्स में जिनके मरीज हैं, जो फैमिली मेंबर्स जो है, वो सारी हम सब लोग इकट्ठा होकर बहुत सारी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, फिर भी एकजुट होकर के सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश का वो सैनिक जो कि बॉर्डर पे खड़ा होकर के अपनी देश के लिए अपनी जान दे सकता है, तो क्या हम कुछ दिन अपने देश के विकास के लिए, उसके सुधार के लिए कुछ समय तक और ये समस्या नहीं उठा सकते हैं? जो लोग और जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे बस एक सवाल है, आप इसके नुकसान बहुत सारे गिना रहे हो, क्या इसका एक भी फायदा नहीं है? क्योंकि किसी चीज के अगर सारे ही नुकसान हो, उसका एक फायदा तो होता है, तो केवल आप उसका एक फायदा गिनाइए। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप अपने सुझाव मुझे जरूर भेजें मेरे YouTube चैनल रोहित पाल पर, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा फैलाएं, जिससे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या जो लोग इसको समझना चाहते हैं, उन सब तक ये बात पहुंच पाए, और जो नेता हमारे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उनके भड़काऊ भाषण तक नहीं जाए। जय हिंद, जय भारत।